इसमें लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, क्योंकि बाहर पानी कम है तो इसमें से हाई से लो पानी का मूवमेंट होगा, तो वाटर यहाँ से बाहर जाएगा। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अगर आप देखो तो ये मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है, तो 1200 मिली स्मॉल से ये 300 मिली स्मॉल की तरफ जा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, सॉल्यूट्स कम हो रहा है, पानी बढ़ रहा है। यहाँ पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें क्लास 11th बायोलॉजी का लास्ट 4th चैप्टर विच इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के 15 सर्सन रीजन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन, अमोनिया बीइंग रीडली सोल्यूबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसेज। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड में से जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है वो होता है अमोनिया, और जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको उतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी एक्सक्रीट आउट होने के लिए। अमोनिया की एक खासियत ये भी है कि ये रीडली सोल्यूबल होता है, मतलब हाईली सोल्यूबल होता है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमोनिया एक्सक्रीट होता है तो ये उनके बॉडी के सरफेस के अलॉन्ग ही डिफ्यूज़ कर जाता है, क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल है। यहाँ किडनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है अमोनिया के रेगुलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, बोनी फिशेस हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गई, इन सब में अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है। रीज़न दिया दैट किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया इन अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, और इनमें किडनी का कोई रोल नहीं होता है अमोनिया को एक्सक्रीट कराने के लिए। क्यों? क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा हाईली सोल्यूबल है, ये उनके बॉडी के सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूज आउट हो जाता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। AMTG फिंगर टिप में इसका ऑप्शन बी बता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कन्फर्म ए ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया है, कंपैरेटिव टू यूरिक एसिड यूरिया इज मोर टॉक्सिक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमोनिया होता है, फिर यूरिया और फिर यूरिक एसिड। यहाँ पे यूरिक एसिड और यूरिया को कंपेयर किया है तो इसने बोला है कि कंपैरेटिव टू यूरिक एसिड यूरिया इज मोर टॉक्सिक। तो कंपेयर करोगे अगर यूरिक एसिड से तो यूरिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यूरिकोटेलिक एनिमल्स जिनमें यूरिक एसिड सिक्रीट होता है, मतलब एक्सक्रीट होता है, उन कौन से एनिमल्स होते हैं वो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स और रेप्टाइल्स भी इसी में आएंगे। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि फिर वही अलग अलग ये स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन दिया दैट नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स। तो क्योंकि हमें पता है कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन्स जो थे वो 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन, मतलब उनका पोजीशन किडनी में कहाँ है उसके बेसिस पे हम लोग कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी बोलते हैं। अगर कॉर्टेक्स वाले एरिया में वो ज़्यादा क्लोज है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और कॉर्टेक्स के दूर है मेडुला के तरफ है तो उसको क्या बोलेंगे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलेंगे। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया है दैट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वाइल कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। रीजन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स के ज़्यादा तरफ है तो उसका लूप ऑफ हेनले जो होगा ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा मेडुला में, तो इसका जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले होगा वो शॉर्ट होगा। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो कि ज़्यादा क्लोज किसके होता है, मेडुला के, तो इसमें इनका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, मेडुला में ज़्यादा होता है, तो इनका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। रीज़न यहाँ पे उल्टा दे दिया है, इसीलिए रीज़न गलत है। असर्शन 2 है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन दिया दैट वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है। वासा रेक्टा क्या होती है, इफरेंट आर्टीरियोल का ही एक ब्रांच है जो कि किसके पैरेलल रन करता है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करता है, और क्या करता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म भी होती है। तो वासा रेक्टा क्या होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, वो वाला नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स में ज़्यादा क्लोज है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या था, एक तो लूप ऑफ हेनले भी शॉर्ट है, और यहाँ वासा रेक्टा या तो हो सकता है एकदम छोटा, या तो हाईली रिड्यूस होगा, या तो एब्सेंट होगा, या तो नहीं होगा, या तो बहुत छोटा होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर क्या, वासा रेक्टा। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट वासा रेक्टा रन्स पैरेलल टू PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो गलत है, अभी मैंने आपको बताया कि वासा रेक्टा किसके पैरेलल रन करता है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करता है। तो असर्शन ट्रू है, बट रीजन इज फॉल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय किडनी। तो असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये एक पैसिव प्रोसेस है, जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है? एफरेंट आर्टीरियोल से हाई प्रेशर में ब्लड आता है और इन कैपिलरीज के अंदर इकट्ठा हो जाता है। आगे ये अच्छे से मतलब मूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल पतला हो जाता है, जिसके वजह से प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। इन्हीं प्रेशर के वजह से बाउमेंस कैप्सूल में कम प्रेशर है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर हाई प्रेशर है। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये ब्लड मूव करता है, ब्लड फिल्टर आउट होता है। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, ना कि एनर्जी एक्सपेंडिचर वाला प्रोसेस है। तो असर्शन गलत है। रीजन दिया दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर्स बिकॉज प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज हायर देन द प्रेशर इन बाउमेंस कैप्सूल। रीजन बिल्कुल ट्रू है, और यही मैं आपको अभी बता भी रही थी कि एक प्रेशर डिफरेंस के वजह से होता है, जिसमें से इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर हाई प्रेशर हो जाता है और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर लो प्रेशर, जिसके वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड फिल्टर आउट होता है। तो असर्शन गलत है, बट रीजन इज ट्रू, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन दिया दैट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट पोटेशियम हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया इन द फिल्ट्रेट। तो जो हमारा क्या कहते हैं इसको, फिल्ट्रेशन का थर्ड प्रोसेस विच इज़ ट्यूबुलर सिक्रेशन वाला प्रोसेस में जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं विच इज़ योर पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या करते हैं कि कुछ आयोनिक बैलेंस को आयोनिक कंसनट्रेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ आयंस को सिक्रीट करता है इन ट्यूबुलर सेल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हो गया पीसीटी में अमोनिया और H+ सिक्रीट होता है, डीसीटी में अमोनिया H+ और K+ सिक्रीट होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में H+ एंड K+ सिक्रीट होता है। इसको आप नोट कर लेना, याद भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया है दैट एज मच एज 99% ऑफ द मटेरियल इन द फिल्ट्रेट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 99% जो है फिल्टरेट वो क्या होता है, वो कंसनट्रेट होता है। 99% बोलो या 4 टाइम्स कंसनट्रेशन होता है। 180 लीटर्स पर डे फिल्टरेट फॉर्म होती है, लेकिन यूरिन कितना रिलीज होता है? 1.5 लीटर्स होता है। पूरा नहीं होता है ना रिलीज 180 लीटर्स पर डे, सिर्फ 1.5 लीटर्स पर डे होता है, जिसका इसका मतलब ये है कि 99% फिल्ट्रेट जो है वो क्या हो चुका है, कंसनट्रेट हो चुका है। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन दिया है दैट इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले द यूरिन इज हाइपोटेनिक वाइल इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले द यूरिन इज हाइपरटोनिक। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार, बहुत ईजी है ये इसको समझना। असर्शन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे पूरा का पूरा अपोजिट दे दिया है। एक सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, आप इसे समझ सकते हो। देखो जो लूप ऑफ हेनले है उसके 2 पार्ट्स हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। जो नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंड कर रहा है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जैसे जैसे नीचे आते हैं कॉर्टेक्स के मेडुला की तरफ, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ, तो 300 मिली ऑस्मॉल से लेकर के 1200 मिली ऑस्मॉल के आसपास कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो ऊपर से नीचे कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब सॉल्यूट्स बढ़ रहा है, सॉल्यूट्स बढ़ रहा है मतलब पानी कम हो रहा है। तो इसमें लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, क्योंकि बाहर पानी कम है तो इसमें से हाई से लो पानी का मूवमेंट होगा, तो वाटर यहाँ से बाहर जाएगा। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अगर आप देखो तो ये मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है, तो 1200 मिली ऑस्मॉल से ये 300 मिली ऑस्मॉल की तरफ जा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, सॉल्यूट्स कम हो रहा है, पानी बढ़ रहा है। तो यहाँ पानी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हाई से लो मूवमेंट कराना है हमें प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से। तो क्योंकि यहाँ बाहर सॉल्यूट कम है तो इसके अंदर से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर क्या निकलेगा, सॉल्यूट्स निकलेंगे, Na+ हो गए, Cl+ आयंस बाहर निकलेंगे। हाई से लो मूवमेंट होगा सॉल्यूट का, क्योंकि बाहर सॉल्यूट क्या है, कम है। तो और क्योंकि यहाँ से Na+ और Cl- निकल रहा है तो ये एक हाइपोटोनिक बन जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और हाइपरटोनिक बन जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि यहाँ से पानी निकल रहा है। तो हाइपरटोनिक है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और हाइपोटोनिक है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असर्शन में उल्टा दिया इसलिए असर्शन गलत है। रीज़न
दिया है दैट डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर वाइल असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू Na+। रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये किसके लिए, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ जो है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है ये किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है। परमिएबल मतलब कि ये अलाउ करेगा पानी को बाहर निकालने के लिए, तो इट इज़ परमिएबल टू वाटर, हम देख भी सकते हैं। और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है, किसको ये अलाउ कर रहा है पास करने के लिए, Na+ और Cl- आयंस को ये मूव करा रहा है। तो असर्शन गलत है बट रीज़न इज ट्रू, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑलरेडी 10 मिनट हो गया है यार, इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगा। मेरे को अच्छे से पता है कोई भी बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहा होता है, मैं क्या करूँ, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना आपको बेसिकली इसका आंसर बताने के लिए। सो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेती आऊँगी, ठीक है। अगला पार्ट हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।